आप सभी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स फॉर Dr. Manish Goel, hematologist, JCI Raipur Medical City President. Dr. Manish Gupta, dentist, founder member of JCI Raipur Medical City, Chief Mentor. Dr. Sanskriti Singh, nutritionist. Please be on the stage, ma'am. Dr. K.K. Sahu, cardiologist. And Dr. Anil Gupta, ophthalmologist. Thank you so much to all the doctors for being here. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास छत्तीसगढ़ के जाने माने हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास गोयल जी हैं और विकास गोयल जी के साथ खासियत ये कि सिकल सेल एनीमिया के ऊपर कर रहे हैं, बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च भी है। तो सबसे पहले डॉक्टर गोयल आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि सिकल सेल एनीमिया को थोड़ा सा ब्रीफ के हिसाब से समझें कि ये होता क्यों है, क्योंकि बहुत से लोगों को मानना है कि ये हेरिडिटरी प्रोसेस ही है। तो वाकई हेरिडिटी है या कुछ और भी इसके कारण होते हैं? डॉक्टर। हेलो एवरीवन, मैं हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। हेमेटोलॉजिस्ट का मतलब है रक्त रोग विशेषज्ञ। जो ब्लड की बीमारियाँ होती हैं, खून की बीमारियाँ होती हैं, वो मैं देखता हूँ। तो सिकल सेल जो है वो रेड ब्लड सेल की बीमारी है। आप लोग को पता होगा कि अपने शरीर में 3 तरह के मुख्य रूप से सेल्स होते हैं ब्लड में। एक होता है रेड ब्लड सेल आरबीसी, एक होता है वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और एक होते हैं प्लेटलेट। तो सिकल सेल जो बीमारी है वो रेड ब्लड सेल्स की बीमारी है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी बीमारी है। इस बीमारी में जो रेड ब्लड सेल का नॉर्मल जो शेप होता है वो गोल होता है, लेकिन जिस पेशेंट को सिकल सेल बीमारी हो जाती है उनका जो रेड ब्लड सेल है उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, गोल से वो हंसिए के आकार की हो जाती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हंसिए को हम लोग सिकल बोलते हैं, इसीलिए इस बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया पड़ा है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स का शेप है वो सिकल शेप हो जाती है। तो शेप की वजह से इस बीमारी का नाम पड़ा है। इन्होंने पूछा कि ये अनुवांशिक होता है या कुछ और भी कारण होते हैं, तो ये मैं बता दूं कि ये एक अनुवांशिक रक्त विकार है। जितने भी सिकल सेल पेशेंट हैं उनको हमेशा फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनकी फैमिली में किसी न किसी मदर पेरेंट्स दोनों के साइड में सिकल सेल की हिस्ट्री होती है कि उनके परिवार में किसी न किसी को सिकल सेल हुआ रहता है। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये अनुवांशिक रोग है और अगर थोड़ी समझदारी हो, अवेयरनेस हो, तो इस बीमारी को हम लोग आगे के जनरेशन में जाने से रोक सकते हैं। अगर इसको रोकने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है कि जब मैरिज होती है उस समय अगर दोनों पार्टनर का टेस्ट हो जाए, सिकलिंग का टेस्ट हो जाए और हमको पता चल जाए कि उनको सिकल सेल है या नहीं है। क्योंकि इसके 2 प्रकार के होते हैं सिकल सेल। एक होता है, हम लोग जनरल भाषा में छोटा सिकलिंग बोलते हैं, सिंगल एस, और एक होता है बड़ा सिकलिंग। बड़ा सिकलिंग मतलब डबल एस। तो जिन पेशेंट्स को छोटा सिकलिंग होता है उसमें इस बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, उनको हम लोग कैरियर बोलते हैं। वो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दिखेगा, उसको कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन उनका जब हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिकलिंग की मात्रा मिलेगी। तो ऐसे दोनों पार्टनर अगर होते हैं सिकल कैरियर, तो जब उनकी मैरिज होगी तो बच्चों को फिर बीमारी वाला सिकलिंग हो सकता है, जिसको हम लोग डबल एस बोलते हैं। तो ये हुआ कि ये अनुवांशिक रोग है। अगर किसी को सिकलिंग है तो वो बाई बर्थ ही होगा। अगर बाई बर्थ सिकलिंग नहीं है पेशेंट को तो उसको फ्यूचर में कभी भी सिकलिंग नहीं होगा। तो ये चीज़ सबको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर विकास जी। और लौटूंगा आपसे एक सेशन अभी और बात करेंगे, चूंकि ये प्रोग्राम है हेल्थ अवेयरनेस के है और डिफरेंट टाइप डॉक्टर्स हमारे बीच में मौजूद हैं। यहाँ पे डॉक्टर मनीष गुप्ता जी यहाँ पे हैं, जो कि जाने माने डेंटिस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। डॉक्टर संस्कृति जी नेचुरोपैथोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस में आगे बढ़ें और दांतों के पास भी चलते हैं, डेंटिस्ट के पास भी चलते हैं। तो डॉक्टर मनीष, अभी लोगों को बहुत जल्दी बीमारी हो रही है, वो लोग पेट की बीमारी से परेशान रहते हैं और
हम जो पुरानी कहावत सुने थे वो कहते थे कि दांत का और आंख का बड़ा गहरा संबंध है, यानी जिसको आंख की समस्या है दांत की परेशानी होगी। क्या देख पा रहे हो, क्यों इतनी दांत की समस्या दे रहे हो? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर डेंटल कॉलेज से कितने बच्चे हैं, कृपया हाथ उठा लेंगे। डेंटल कॉलेज की कोई भी नहीं है, चलिए ठीक। नर्सिंग कॉलेज से होंगे आप लोग। तो नरेंद्र जी ने कहा कि बहुत सारी जो आंत और दांत बिल्कुल परफेक्ट, उनका कहना है कि जितने प्रकार के बैक्टीरिया माउथ में होते हैं वो हम जब खाते हैं हवा में, पानी में, सब में बैक्टीरिया है। कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया जो पेट में होते हैं वो खाने पचाने के काम करते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे विकार पैदा करते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनसे होती हैं। जैसे कि मसूड़े में सूजन, साइलेंट कर दें। जैसे कि मसूड़े में स्वेलिंग आ जाना, जब ब्रश करते हैं तो मसूड़े से मवाद या खून निकलना। और अगर आपके माउथ में बैक्टीरिया है तो बट नेचुरली वो कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, हार्ट में जाएगा और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्से में जाएगा। तो इसलिए हमको ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि हमारे मुख में जितने प्रकार की गंदगियां हैं और जितने प्रकार के बैड बैक्टीरिया हैं उसको साफ रखना और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे किया जाए वो सबसे बड़ी बात है। जैसे आपके कोई बैक्टीरिया है वो अगर हार्ट के पास में चला गया तो हार्ट के वॉल में जम जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। जब बैक्टीरिया पेट में जाता है तो गैस्ट्राइटिस हो जाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स आते हैं और GERD हो जाता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, खट्टी डकारे आना। तो ये कॉमन बीमारियां हैं जो आजकल सब में देखने को मिलता है। हम ये सोचते हैं कि दांतों की सफाई हम एक बार सुबह कर लिए तो कर लिए, लेकिन कुछ भ्रांतियां भी हैं। लोगों को ये मालूम है कि दांतों की सफाई ब्रश से होती है और ब्रश को जोर से पकड़ते हैं और जोर से रगड़ना चालू कर देते हैं, जिसके कारण दांत घस जाते हैं, मसूड़े में सूजन आ जाती है, पस आ जाता है, बैक्टीरिया डेवलप होता है और हमारे शरीर के अंदर जाता है और वो डैमेज करता है। तो इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए दांतों की सफाई ज़रूरी है। दांतों की सफाई केमिकल से होती है। कोई भी चीज़ की सफाई किससे होती है? केमिकल से। केमिकल क्या है? साबुन क्या है? हम नहाते हैं, केमिकल है। शैम्पू क्या है? केमिकल है। सर्फ पाउडर क्या है? केमिकल है। कपड़ा धोते हैं ना तो सर्फ पाउडर डालते हैं, केमिकल को यूज़ करते हैं, झाग पैदा करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, ब्रश लगा के धो देते हैं। उसी प्रकार टूथपेस्ट भी एक केमिकल है, उसको हम फोमिंग करते हैं, झाग पैदा करते हैं ब्रश के थ्रू। ब्रश एक माध्यम है लेकिन सफाई टूथपेस्ट से होती है। तो हमको ब्रश को बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है, राउंड मोशन में करना है, फोमिंग ज़्यादा करना है, 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। ये लोग बहुत देर तक 10-10 मिनट, 15-15 मिनट पकड़ के जो करते हैं वो बहुत गलत है, जिसके कारण हमारे टूथ और जिंजाइवा, मसूड़े, पेरियोडोंटाइटिस होते हैं, जिसके कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर मनीष साहब। आपने बेहतरीन से बताया कि ब्रश करने की भी एक तरीका होता है, ब्रश करने का भी एक समय होता है। 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश ना करें। अगर ज़्यादा ब्रश करेंगे तो वही असर होगा जो ब्रश ना करने से होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अति सर्वत्र वर्जेत, संस्कृत में एक श्लोक। लेकिन जब संस्कृत की बात आती है तो थोड़ा सा और चले आगे। दांत के पड़ोस में आँख भी रहता है। और आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, आपको मैं भी आज ही सवेरे में अपने जब घर से निकला तो एक छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से वो PP2 में पढ़ती होगी, उसके आँख में और कान दोनों, नाक और कान दोनों को पकड़ा एक हथियार देखा जिसका नाम लोग चश्मा बोलते हैं। तो चश्मे के डॉक्टर के पास चलते हैं और पहला प्रश्न डॉक्टर आपके साथ में, छोटे से बच्चे को चश्मा क्यों लगने लगा आज? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कॉमन प्रश्न है, हर कोई जानना चाहता है। मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके और फर्स्ट टाइम उनको जब चश्मे का नंबर लगता है तो मॉम और डैड का चेहरा देखने लायक होता है। वो बोलते हैं सर ये हटेगा कब, सर ये बढ़ता तो नहीं रहेगा, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है?
तो ये क्वेश्चंस देख के मुझे भी उनके ऊपर थोड़ा वो होता है कि यार काश मैं इनकी मदद कर सकता। लेकिन जो रिसर्च बता रही है ना डॉक्टर पांडे, रिसर्च बता रही है 2050 तक WHO ने कहा है हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव स्पेक्टिकल्स, 50% आबादी को चश्मा लग जाएगा। और अभी भी 35 to 40% लोगों को लग ही चुका है, और जो नहीं लगा रहे हैं उनको भी लगा हुआ है, वो लगा नहीं रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको धुंधला दिखाई देता है लेकिन वो चश्मा नहीं पहनना चाहते इसलिए लगा नहीं रहे हैं? एक बार जोरदार हैंड रेज करें। बहुत सारे हैं। तो बेसिकली क्यों लग रहा है चश्मे का नंबर, हमें समझना होगा। देखिए, जो हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं ना, ये गैजेट्स की सेंचुरी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, और गैजेट्स हमारी दुनिया पे एक भरमार हो गई है। तो जो लगातार हम स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है, एक ये सबसे बड़ा कारण है स्पेक्टिकल्स के नंबर बढ़ने का। कोविड के बाद से डॉक्टर मनीष, आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि जो कोविड के दौरान स्कूलों ने अपना पूरा का सिस्टम ऑनलाइन रख दिया था, बुक्स भी, नोट्स भी, पीडीएफ की फॉर्मेट में, क्लासेस भी। लेकिन कोविड जाने के बाद अभी भी स्कूल्स भी अपना जो क्यूरिकुलम्स हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो पीडीएफ की फॉर्मेट में ही दे रहे हैं। और हमें भी आदत सी हो गई है कि चलो कौन प्रिंट आउट निकाले, कौन बुक्स में से पढ़े। लेकिन जो स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से चश्मे का नंबर लगातार बढ़ते जा रहा है। जो हमारी आंखें हैं ना, वो एक बिल्कुल इलास्टिक गुथे हुए आटे की तरह हैं, और जब हम नियर विजन देखते हैं, मोबाइल को ऐसे रख के देखते हैं, तो ये जो पलकें हैं, ऊपर की पलक और नीचे की पलक, ये ऐसे प्रेशर में रहती हैं। जैसे 10 किलो का वजन इसके ऊपर रख दिया है, तो ये जो गुथा हुआ आटे का जैसा इलास्टिक आई बॉल है, वो ऐसे प्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से 180 डिग्री में सिलेंड्रिकल नंबर डेवलप हो रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज हो रही है स्लीप पैटर्न। आजकल हम सो ही नहीं पा रहे हैं, फिर वही बड़ी कारण मोबाइल है ना। 11 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक आंखें पूरी बोझिल नहीं हो जाती, दिमाग एकदम त्रस्त नहीं हो जाता, तब तक अपन मोबाइल को छोड़ते ही नहीं है। और मॉम डैड देख भी लें तो भी रजाई ओढ़ के, चादर ओढ़ के उसके अंदर देखते हैं। तो जो ब्लू लाइट है उसकी, वो हमारे रेटिना को डैमेज कर रही है और हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि मेलेटोनिन सिक्रीशन रुक जाता है रात में जब हम लाइट को देखते हैं। तो ये दूसरा बड़ा कारण है स्पेक्टिकल के नंबर्स बढ़ने का, क्योंकि स्लीप केवल बॉडी को रिचार्ज ही नहीं करती, आई के लिए भी वो रेस्टिंग एक स्टेट पैदा करती है। जब स्लीप प्रॉपर नहीं होगा ना, तो आइज का नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी दृष्टि भी धुंधली होती जा रहेगी। तो आज के समय में जहां 21st सेंचुरी है, दृष्टि भी धुंधली हो रही है और दृष्टिकोण भी, और इस वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। कुछ लोगों को तो चश्मे के नंबर की जरूरत है और कुछ को अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। वेस्टर्न जो हम फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं, टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ तो बची नहीं है ना। वो हम अच्छी चीजें खा रहे हैं, जंक फूड, ये सब जो चीजें हैं, ये हमारी हेल्थ को लगातार बिगाड़ रही हैं। तो डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप और इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम, ये बहुत बड़े कारण हैं जो स्पेक्टिकल के नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। और हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, आंख है तो जहान है। तो ये चीजों के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। आई स्पेशलिस्ट चश्मे के नंबर को कम नहीं कर सकते, वो आपके चश्मे के नंबर को डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है कि हम ऐसी कोई ड्रॉप्स दे दें, कोई कैप्सूल दे दें कि आपके चश्मे का नंबर हट जाए या नहीं लगे। ये ध्यान आपको देना होगा, प्रॉपर डाइट रखनी होगी, लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा। और ये जो छोटी सी चीज हमारे पास आ गई, जिसको हम 24/7, लोग कहते हैं 206 बोन होती हैं हमारे बॉडी में, सर आजकल 207 हो गई है। क्यों? क्योंकि एक ये मोबाइल जब छूट जाता है तो विकलांग टाइप का नहीं लगता है घर में, एक बॉन टूट गई है क्या। और जब गिरते हैं तो सबसे पहले कौन सी बॉन, मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 2 व्हीलर से गिरे, तो कौन सी बॉन को सबसे पहले चेक करते हो, टूटी कि नहीं टूटी? फोन, चाहे यहां लगा हो या नहीं लगा हो। तो समझने की बात है, ध्यान हमें देना होगा। अदरवाइज WHO का डाटा कह रहा है कि 2050 में विश्व की आधी आबादी को चश्मा लग जाएगा, और आने वाली पीढ़ी केवल चश्मों के साथ रहेगी तो कैसे चलेगा। ध्यान दीजिए, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल, स्लीप प्रॉपर और लेस स्क्रीन टाइम। थैंक यू डॉक्टर अनिल। WHO का डाटा वाकई डरा रहा है, और निश्चित रूप से 2047 देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम स्वर्णिम भारत जो ले जाएंगे। बहुत कुछ सपने देख रहे हैं, मगर सपने देखोगे कैसे जब आपके सामने चश्मा लगा रहेगा, ये सोचने का है।
तो डॉक्टर अनिल के साथ एक खासियत और है, लाइफ स्टाइल की बात कर रहे थे, दूसरा परिचय उनका करा दूं, ये होलिस्टिक मेडिसिन पे काम करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट भी हैं। उस पॉइंट पे डॉक्टर अनिल मैं लौटूंगा आपके पास में, पर उसके पहले लाइफ स्टाइल की बात करें। लाइफ स्टाइल में जब बात आती है तो हम डाइट पे जाते हैं। दोस्तों एक चीज और थी, डॉक्टर विकास और मनीष साहब का भी ध्यान दिलाऊंगा। मैं पेपर पढ़ रहा था और उस पर याद आया कि 2060, जरा गौर से सुनिएगा, बच्चे आप लोग बहुत छोटे हैं, उस उम्र में पैदा भी नहीं हुए होंगे, मगर 2060 और 70 का दशक ऐसा दशक था जब लोग भूख से मरते थे। सॉरी रिपीट करता हूँ, बातों में बह गया था मैं। 1960 और 1970 का एक दशक हुआ करता था जब लोग भूख से मरा करते थे। लोगों के पास में फूड की बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी, तो लिमिटेड खाना हुआ करता था उनके पास में। और मनीष सर आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग बड़ा खाना खा करके बीमार होते थे, अस्पताल में भर्ती होते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब लोग ना खाने से मर रहे हैं, लेकिन अब कम से नहीं ज्यादा खाने से मर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। अब तो पल भर भी नहीं लगता। सर सोचो, पहले होता था सर घर में खाना बनाने के लिए डोसा बनाना है तो 2 दिन की प्लानिंग होती थी। अब तो मन ने सोचा भी नहीं कि जोमेटो वाला और स्विगी वाला सामने खड़ा रहता डोसा लेकर के। तो आपके पास चॉइसेस हैं, इसीलिए डिसीज बढ़ रही है, लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, और हमको अब ये नहीं पता कि हमारे लिए कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा नहीं। डाइट की बात आती है तो जल्दी हम खाना छोड़ने लगते हैं, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये भी नहीं, क्या क्या छोड़ेंगे साहब, कुछ तो पकड़ के रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर संस्कृति सिंह के साथ चलता हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट है, नेचुरोपैथोलॉजिस्ट है, तो बात करेंगे डॉक्टर संस्कृति जी। थैंक यू पाटिल सर एंड थैंक यू डॉक्टर गोयल सर, मनीष सर और डॉक्टर अनिल सर। किसी ने आंख के बारे में बताया, किसी ने टीथ के बारे में और सिकल सेल एनीमिया, सब चीज जितने भी डिजीजेस हैं, अगर डिजीज की बात आती है तो डी से फिर डाइट की भी बात आती है। तो डाइट जो है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आपको अपने लाइफ में करना है तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि क्या खाना है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ अब क्या खाना है। तो प्राचीन पद्धति की अगर मैं बात करूं, और आपकी पांडे सर अभी बोल ही रहे थे कि इतनी वैरायटीज है कि बस सोचो और वैरायटीज आपके पास आ जाता है। तो हम सबसे पहले जो अभी लोगों को बता रहे हैं कि आपकी जो प्रकृति है, आपका जो नेचर है, बाय बर्थ नेचर, वात पित्त और कफ, उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर मैं आहार की बात करूं तो कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये हम सबको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्योंकि पहले आपको एक हेल्दी और मतलब विदाउट केमिकल, आजकल पैक्ड फूड जो होते हैं अपन मिला और खा लिए, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके डाइट में फाइबर होना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आजकल बहुत इजी वे पे मैं समझाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को कि पहले के लोग नाड़ी देख के बताते थे कि आप वात वाले या पित्त वाले कफ हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, 3 धातुस होते हैं, 7 धातुस होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी दिनचर्या और आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट होना चाहिए। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो वात वालों का डाइट अलग होना चाहिए, पित्त वालों का डाइट अलग होना चाहिए और कफ वालों का डाइट बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये हम सबको कब से, जब आप माँ के गर्भ में थे तब से लेके आपकी प्रकृति और आपकी विकृतियां के अकॉर्डिंग हम एक बेसिक डाइट प्लान करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू डिजीज पे भी जा सकते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ है, उसके अकॉर्डिंग भी अपने डाइट पे शामिल करें। पर बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो फर्स्ट होता है एलिमिनेटिव डाइट, कि हम ऐसा कौन सा खाना खा रहे हैं जो खाते ही आपकी बॉडी से डिटॉक्स हो जाए, निकल जाए। तो इस बात पे भी हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद होता है सूदनिंग डाइट, लेकिन अपन क्या करते हैं कि एकदम डीप फ्राई डाइट लेते हैं। डीप फ्राई मतलब आज के डेट पे तो ऐसा हो गया है कि घर का खाना भी अब सब छोड़ चुके हैं, कुछ भी लगा तो हमें बाहर से ऑर्डर करना है, मतलब उसके सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो हमें 3 प्रकार के डाइट पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक होता है कि आप फ्रूट्स, जूस, वेजिटेबल्स, मतलब आपके डाइट पे प्रॉपर फाइबर्स होने चाहिए। ये हमें मॉर्निंग से स्टार्ट करना है। अगर हम डे रूटीन की बात करें और डाइट रूटीन की बात करें तो सबसे पहले आपके डाइट पे वाटर इनटेक के अकॉर्डिंग आप कितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस ले रहे हैं वो फर्स्ट होना चाहिए।
पर आज के डेट में जस्ट उल्टा खाते हैं। मैंने कई एग्जांपल्स देखे, मेरे इतने पेशेंट आते हैं और बोलते मैम ये लोग तो फ्रूट्स खाते ही नहीं है। आपको कितना भी भूख लगेगा और आपके घर में डाइनिंग टेबल पे अगर फ्रूट्स रखा है, आप कभी भी पहला बाइट फ्रूट्स का नहीं खाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये ऐसा होता है। आप पैक्ड फूड ढूंढेंगे, ये चिप्स कुरकुरे ढूंढेगा, ये तो आजकल मतलब चलते फिरते हैं। तो ये हमने अपने बॉडी को और माइंड को ऐसे बता के रखा है, ये भूल ही चुके हैं कि हमें कभी फ्रूट जूस सैलेड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टाइमिंग है खाने का, आजकल सबसे पहले तो आपको अपने डाइट का टाइमिंग डे जो होता है कि आपका कौन सा ऑर्गन कितने बजे एक्टिवेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट होना चाहिए। लाइक जैसे स्टमक एक्टिवेट होता है मॉर्निंग के 7:30 to 9 o'clock। और जितने भी फीमेल्स हैं, पीसीओडी, पीरियड्स इरेगुलर, हार्मोन्स इम्बैलेंस, अगर आप लोग को समझ आ रहा है मेरी बातें, ठीक है, वेट का बढ़ना, और अभी सर लोगों ने अपने अपने एक डिजीज के कारण भी बताए जहाँ पे डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और मैंने एक चीज और देखा है, एंजाइटी, और अगर बहुत ज्यादा किसी भी पेशेंट को क्लाइंट्स को कि गुस्सा आ रहा है तो आप वॉच कर लीजिए कि वो टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे। मीन 7:30 to 9 o'clock के बीच में स्टमक एक्टिवेट होता है और उस बीच में आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आपको इतने सारे डिजीज से बचना है तो। और सिकल सेल एनीमिया के लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मॉर्निंग का जो है ब्रेकफास्ट आपका हो जाना चाहिए। फिर आते हैं लंच पे, 1:30 से 2 बजे के बीच आपका लंच हो ही जाना चाहिए और डिनर जो है वो शाम के 7 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। लेकिन अब आप लोग बताइए कितने बजे खाना खाते हैं रात के? 11 बजे। यस डेफिनेटली। जब लीवर काम कर रहा है, मतलब आप ये समझिए कि उस टाइम पे आप लीवर अपना काम करेगा। जैसे कोई गेस्ट आ जाते हैं है ना, और मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी किसी और को आके बैठना है, उनको कितना डिस्टर्ब होगा। तो सेम चीजें हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं, और अगर किसी और की जगह पे कोई और आ जाएगा तो नेचुरली तो बहुत ही गुस्सा आता है, ऐसा रहता है ना। तो सेम सोचो, आपके ऑर्गन्स को भी वैसे ही क्या आएगा, वो अपना काम डिस्टर्ब करेगा और दूसरे का भी काम क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात का खाना बहुत जल्दी हो जाना चाहिए ताकि आपको डाइजेशन के लिए क्या हो, टाइम मिले। तो स्लीप, डेफिनेटली स्लीप बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका डाइट टाइमिंग, इसको और डिटेल्स में अपन कभी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। और बहुत मात्रा में जो भी आप पानी पी रहे हैं वो आपका प्रॉपर, आप लोग तो स्टूडेंट हैं और आपके पास एक बॉटल तो परमानेंट होना ही चाहिए कि सिप बाय सिप पानी कैसे पीना है, बैठ के पीना चाहिए। खाना कितने बार चबा के खाना है, लाइक सर अभी बता रहे थे, कोई बताएगा? 32 बार। कितने बार चबाते हैं आप? चबाते कितने बार हैं आप? 2 बार, राइट। तो जब सब उल्टा हो गया, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना च्यूइंग करके खाना है कि जो भी सॉलिड चीज है वो क्या हो जाए, पानी बन जाए। और पानी कैसे पीना है, उसको चबा के खाना है। क्लियर है? तो इस चीज को आप लोग डेफिनेटली फोकस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर संस्कृति। तो आप लोग मान रहे हैं कि जैसे आपके हाथ में मोबाइल और मोबाइल में रील, वैसी आपकी ज़िंदगी भी रील सी बनती चली जा रही है। 32 बार चबाना है, 2 बार चबाते हैं क्योंकि हम 2 मिनट की रील देखते हैं। अब 2 मिनट भी नहीं, शायद 30 सेकंड की रील देखते हैं। तो वैसे ही आपका सिस्टम काम करना चल गया। अभी किसको पता था कि हमारा स्टमक भी एक्टिव होता है? नहीं पता था। लीवर का अपना टाइम है। जैसे आप लोग नर्सिंग के हैं ना, ड्यूटी जाएंगे तो 8 घंटे का टाइमिंग रहेगा। सॉरी, सबका टाइमिंग रहता है। ऐसा तो नहीं है कि ओवर टाइम करोगे 12, किसी का 8 घंटे तो 12 घंटे काम करना है, नहीं। तो वैसे ही आपका स्टमक और लीवर भी काम करता है, उसका प्रॉपर एक टाइम होता है काम करने का, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको खाना भी खाना है। अगर किसी ने बोला है कि सुबह 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट होना है, यानी होना चाहिए, तभी प्रॉपर डाइट होगी। सेकंड, हम कुछ भी खा लेते हैं। सवेरे क्या मिला, जो रेडी अवेलेबल है चलते हैं खा लेते हैं। बाहर बच्चे निकलते हैं, ठेले में जो मिला वो खाना है। क्या हमको क्या रिकमेंड किया वो नहीं देखते। फाइबर वाली डाइट्स बहुत ज़रूरी है आपको सुबह और रात के खाने के लिए। और कोशिश करिए, जितने लोग भी रात को 11 बजे तक खाते हैं, 7 बजे तक अगर खाना खा लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम मिलता है उनको डाइजेशन के लिए।
आगे बात और करेंगे। ये टॉपिक अभी इंटरेस्टिंग रहेगा और मेरे को लगता है कि बहुत से लोगों को मजा भी आ रहा होगा ये सुन करके। सर बिल्कुल क्वेश्चन कर लीजिए, चलिए। मैडम, जैसे आपने भी कहा कि हमारी बॉडी की भी प्रकृति बात फिट करते हैं, तो ये हम कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी की प्रकृति कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली हमको कौन सा रहता है? मैं वैसे पहले तो बताना ही चाह रही थी कि कैसे आपको समझना है करके, पर ऐसा है कि पहले के लोग नाड़ी देख के बताते थे। आप लोग जानते होंगे कि ऐसे नाड़ी देख के समझते थे वैद्य, ठीक है। तो वैद्य मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में बहुत कम होते जा रहे हैं और कम हो गए हैं जहाँ तक मैं समझूंगी। लेकिन अगर हम हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है वेदा पल्स करके, जिसमें ये आपके हार्ट को 5 मिनट तक स्कैन करता है और वो उसके वेरिएबिलिटीज को समझता है। और उसमें आपके माँ के गर्भ में जब थे आप, तब से लेके आपकी प्रकृति और आपकी विकृति उससे हम डायग्नोज करते हैं। तो उसमें आपके 3 दोषांश आपको पता चलेंगे, 5 एलिमेंट्स पता चलेगा उससे, और उससे लेके और पर्सनल जो आपको प्रॉब्लम्स है उसको समझ के, और हम नाड़ी खुद मैं देखती हूँ तो उससे रिलेट करके आपके सिम्टम्स को समझ के हम एक होलिस्टिक डायग्नोसिस प्लान करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर डिजीज के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान होता है कि वात वाले हैं, वात वाले बहुत चंचल होते हैं, उनकी हाइट एकदम लंबी, तो पर्सनालिटी देख के भी समझ आता है। और पित्त वाले एक तो गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो कभी कभी अभी तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, फिर भी इन्होंने गुस्सा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि और उनको स्किन से रिलेटेड गैस, एसिडिटी, ये सब भी प्रॉब्लम्स ज्यादा फील करेंगे। कफ वाले एकदम रिलैक्स रहेंगे। और वेट जो है वो कितना भी ध्यान दे दें, उनका थोड़ा सा जो बॉडी टेक्सचर है, कि लोग बोलते हैं कितना भी जिम जाओ, योगा करो मैम, डाइट में उनसे ज्यादा मतलब हम जितना नहीं बता रहे उतना वो फॉलो करें, फिर भी वो थोड़े हेल्दी दिखेंगे, तो वो उनका बाइबल नेचर होता है। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन में डेफिनेटली डॉक्टर अनिल सर जो है इस पे बहुत बड़ा वर्क कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि थैंक यू डॉक्टर अनिल सर, बिकॉज मैं 11 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें लोगों को बताती थी, पर अब हमारे पास एडवांस डिवाइस आ गया है जिससे आप बैठे बैठे 5 मिनट्स में आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाता है और आपको सारी चीजें, उसमें कौन सा फ्रूट्स खाना है, कौन सा नहीं खाना चलिए, है। हाँ, थैंक यू डॉक्टर सरस्वती। बीच में टोकूंगा, समय के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। सर क्वेश्चन को मैं लूंगा सर, प्लीज रखे रहेंगे, एक सेशन को होने दें, क्योंकि अभी सिकल सेल के ऊपर में कुछ और बातें हैं, टाइम रहेगा। तो पहले हम अपने गेस्ट से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ही के क्वेश्चंस मेरे साथ में। तो डॉक्टर विकास गोयल के पास चलूंगा, सिकल सेल की बात हो रही थी डॉक्टर विकास से। और डॉक्टर विकास, आपने तो बता दिया कि हंसिए की तरह दिखने लगती है, ब्लड की जो सेल्स हैं वो सिकल सेल पे आती है, लेकिन किसी को सिकल सेल हुआ उसके प्राइमरी लक्षण क्या हो सकते हैं, थोड़ा ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पहचाने कैसे और इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं। डॉक्टर विकास साहब। जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये रेड ब्लड सेल की बीमारी है, और रेड ब्लड सेल जो है ये जो है जल्दी टूट जाते हैं। जो सिकल सेप्ट रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है। जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं और 120 डेज उसका लाइफ होता है नॉर्मली, लेकिन जो सिकल्ड सेल्स हैं उनकी लाइफ 40 to 50 डेज ही रहती है। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका प्री मैच्योर डेथ हो जाता है। प्री मैच्योर डेथ होने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना ज़्यादा रेड ब्लड सेल रहेगा हमारा हीमोग्लोबिन उतना ज़्यादा रहेगा। अब चूँकि रेड ब्लड सेल डिफेक्टिव हो गए, जल्दी टूट गए, तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। हीमोग्लोबिन डाउन होने से क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स जो हैं पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल पहुंचाते हैं। तो मरीज को सुस्ती, थकान, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, ये सब सिम्टम होते हैं। तो सिकल सेल की वजह से खून की कमी हुई, खून की कमी होने से खून की कमी के जो भी लक्षण होते हैं, चेहरा सफ़ेद दिखने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, चलने में थकान आ जाती है, ये एक सिम्टम होता है। अब चूँकि रेड ब्लड सेल जल्दी जल्दी टूटते हैं
तो रेड ब्लड सेल में ही एक पीला पदार्थ होता है जो कि खून में रिलीज हो जाता है, जिससे पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है। बिलिरुबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, जितने ज़्यादा ब्लड टूटेंगे जल्दी उतना ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो सेकेंड लक्षण है पेशेंट को पीलिया हो जाना। यही कारण है कि सिकल सेल पेशेंट को हिस्ट्री मिलती है कि बार बार उनको पीलिया हो जाता है, उनकी आंखें पीली रहती हैं, यूरिन का कलर पीला हो जाता है। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा मुख्य लक्षण है, जो सिकल सेप्ट रेड ब्लड सेल होते हैं वो खून की नलियों को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो आपस में चिपकते बहुत ज़्यादा हैं। तो जो खून की सप्लाई हो रही है, रेड ब्लड सेल्स क्रॉस हो रहे हैं, वो गुच्छे में हो जाते हैं और खून की सप्लाई बंद हो जाती है। और जिस ऑर्गन की खून की सप्लाई बंद हुई उस ऑर्गन में दर्द होने लगता है। तो जो सिकल सेल का तीसरा मुख्य लक्षण है वो होता है शरीर में दर्द होना। तो मरीज को हड्डियों में दर्द हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, किडनी में तकलीफ हो सकता है। खून हमारे शरीर में सभी अंगों में जाता है। ब्रेन की सप्लाई प्रभावित हुई तो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की सप्लाई प्रभावित हुई तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर अपन शॉर्ट में बोलें तो खून की कमी के लक्षण कमजोरी, थकान, बार बार पीलिया होना और बार बार पूरे शरीर में दर्द होना, ये मुख्य लक्षण सिकल सेल पेशेंट के होते हैं। डॉक्टर विकास, ये भी आपके क्या जो इसके सिकल सेल के मरीज होते हैं जी। उन्हें किडनी संबंधित बीमारियां भी जी, चूँकि खून जो है हमारे शरीर के सभी अंगों में जाता है, सिकल सेल ऐसी बीमारी है उससे कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो प्रभावित नहीं होता है। किडनी का काम क्या है, वो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। सिकल सेल के पेशेंट में किडनी की ये जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो इसीलिए देखा जाता है कि सिकल सेल के पेशेंट यूजुअली 10 साल की उम्र के बाद उनके शरीर में किडनी में भी तकलीफ आना चालू हो जाता है। समाधान कुछ अभी तक आया है? हाँ, मैनेजमेंट, ये प्रश्न केवल एक हेमेटोलॉजिस्ट से जी जी, देखिए मैनेजमेंट को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि हम लोग डिजीज़ की प्रकृति को चेंज कर दें और एक होता है कि डिजीज़ को जड़ से ही ठीक कर दें। तो दोनों ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अगर हम लोग जड़ से ठीक करना चाहते हैं सिकल सेल पेशेंट को तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ये बीमारी जो है बोन मैरो में चालू होती है, बोन मैरो में ही सेल्स बनते हैं, वहीं से डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है। तो अगर मरीज के पास एक हेल्दी डोनर है, इसमें मैचिंग किया जाता है, जैसे ब्लड चढ़ाने के पहले मैचिंग करते हैं, उसी तरह इसमें HLA टाइपिंग होता है, HLA, ये मैचिंग किया जाता है। अगर पेशेंट के पास फुली मैच डोनर है, जो कि यूजुअली मरीज के ब्रदर सिस्टर ही होते हैं, अगर फुली मैच डोनर है तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हम लोग सिकल सेल के मरीज को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि पेशेंट के पास डोनर हो या उसके पास इतना पैसा हो कि BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सके। तो इसमें एक डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी होती है, जिससे हम लोग डिजीज को थोड़ा चेंज कर देते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ कैप्सूल्स हैं, जैसे कि फोलिक एसिड की टैबलेट है, वो पेशेंट को देना चाहिए। एक हाइड्रोक्सीयूरिया कैप्सूल आती है, वो इसके सिकल सेल के जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं उसके कॉम्प्लिकेशन को 80 to 90% कम कर देता है। वो बीमारी को ठीक नहीं करता है, उसको क्योर नहीं करेगा, लेकिन अगर मरीज वो कैप्सूल रेगुलर खाएगा, सही मात्रा में लेगा, तो 80 से 90% सिम्टम जो हैं वो कम हो जाते हैं। किसी को अगर बार बार ब्लड चढ़ता है, ब्लड चढ़ना कम हो जाता है। किसी को बार बार पीलिया हो रहा है, पीलिया होना कम हो जाता है। किसी को बार बार शरीर में दर्द होता है, जिसको हम लोग क्राइसिस बोलते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हैं जिनका अगर पेशेंट सही ट्रीटमेंट ले तो काफ़ी हद तक वो 50-60 साल तक जी सकता है। थैंक यू डॉक्टर विकास गोयल जी। दोनों चीजें उपलब्ध हैं और बहुत ही जानकारी आपने सिकल सेल के बारे में। सिकल सेल के बाद आगे चलते हैं डेंटिस्ट के पास में, क्योंकि लाइफ स्टाइल का सवाल है और लाइफ स्टाइल के ऊपर देख रहे हैं कि लोगों को थोड़ी तकलीफ दांत की हो रही है। और ये बात करते हैं कि आज हर जगह पे डेंटिस्ट मौजूद होने लगे हैं। पहले दांत के डॉक्टर के पास केवल दांत को खड़वाने जाया करते थे, अब दांत में बहुत सारी जागरूकताएं आ चुकी है। मगर आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब दांत की सफाई की, तो मेरे सामने टीवी के कुछ विज्ञापन आ रहे थे। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ डॉक्टर साहब। 18 से 25 साल के जो बच्चे बैठे हैं, इन लोग क्लोजअप करें क्योंकि सांसों से करना है। फिर 25 से 35 वाले पेप्सोडेंट करें, उसके 50 साल तक के वाले लोग कोलगेट करें,
और फिर जो 60 साल के ऊपर है वो दंत कांति में आ रहे तो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन डॉक्टर यहाँ पे कर दीजिए, वो समझ नहीं होता है। देखिए, जितने भी पेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ फ्लोराइड रहती है। फ्लोराइड क्या काम करती है कि दांतों में जो चिपकी हुई चीज़ें रहती हैं उसको निकालती हैं, गंदगियाँ। अब देखिए, कई कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। मरीज आता है, डॉक्टर साहब मेरे दांत तो बहुत बढ़िया चमक रहे हैं, मैं तो 2 टाइम ब्रश करता हूँ, मैं तो अपना बहुत ध्यान रखता हूँ, कुछ खाता पीता नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मेरा दांत सड़ गया, कैसे? मैं बोला बताइए, आप पिज़्ज़ा तो खा ही रहे हैं, समोसा खा ही रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लिकर पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये इतने सारी चीज़ों को जब आप कर रहे हैं, चलो चलिए हम मानते कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम एसिडिक चीज़ भी तो पी रहे हैं जिसमें पीएच लेवल 7 से नीचे होता है, एसिडिक रहता है। वो चीज़ हम खाते पीते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, कोको कोला, कॉफ़ी, तो ये सब पीएच लेवल कम होने के कारण हमारी जो प्रकृति है, हमारे मसूड़े की स्थिति है, जो एक टेक्सचर्स होना चाहिए मसूड़े का, सॉफ्टनेस, गद्दा रहना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वो चेंज हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, हमारे जो टिश्यूज़ रहते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। इसलिए हमको दवाई के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तुरंत आप वो लिखेंगे, क्या बोलते हैं, डॉक्टर लिखेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट लिखेगा, मल्टीविटामिन्स लिखेंगे, लाइकोपिन लिखना पड़ता है, B12 लिखना पड़ता है, विटामिन डी लिखना पड़ता है। और कई लोगों के आजकल बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि डॉक्टर साहब मेरे मसूड़े खुल गए। अरे विटामिन डी की कमी है, हड्डी को प्रॉपर मिल नहीं रहा है, सॉकेट छोड़ दिया, दांत हिलने लगे। विटामिन B12 की कमी है, मसूड़े में स्वेलिंग आ गई, मसूड़े जल्दी खुल रहे हैं। हम इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो इसलिए कई सारी चीज़ों के लिए हमको कई एसेंशियल फैटी एसिड्स जो रहती हैं हमारे बॉडी को लगती हैं, AAA, फिनॉल्स और ओमेगा 7, ओमेगा 3, ओमेगा 9, ये सब चीज़ें हैं, हमको लेना पड़ता है। तो हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। अब बात आता है टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट ऐसा है कि जितने भी टूथपेस्ट है सब में फ्लोराइड रहता है, जिसमें सिलिका रहता है। सिलिका मतलब रेती, दांत को जरूर चमकाता है लेकिन दांत को जरूर घस देता है। रेतमल पेपर देखा होगा आपने, सैंड पेपर, वो क्या करते हैं, किसी सरफेस को रगड़ेंगे तो चमक आ जाती है। उसी प्रकार टूथपेस्ट में भी सिलिका जला रहता है। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि आपको उसमें सिलिका तो नहीं है। जिसमें फ्लोराइड है वही टूथपेस्ट लें, चाहे कोलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, ये सब नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, नॉट ए सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जो आते हैं ना, सेंसोडाइन, झंझनाहट से दूर, ये सब ऐड में नहीं लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, आपके टूथपेस्ट में नमक बिल्कुल, देखिए पहले जब टूथपेस्ट नहीं था तो नेचुरल वाइटनर का यूज़ करते थे। जो कोयला है और जो नमक है ये नेचुरल वाइटनर का काम करते हैं और एंटीबैक्टीरियल्स का काम करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। इसलिए नमक और कोयले का यूज़ आज भी टूथपेस्ट में किया जा रहा है। जो पुरानी पद्धति है उसको रिफाइंड करके उसको ऐड ऑन करके दिया जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि उससे भी एडवांस आ गया है कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट आ गए हैं, जिसमें से नीम, मुनगा का पाउडर, लौंग, यूकेलिप्टस, फिटकरी, ये सब चीज़ों को ऐड करके डाला जा रहा है। तो जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स जो मिलते हैं हमारे दांतों को, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए कोई भी टूथपेस्ट ऐसा ना लें जिससे आपको तकलीफ हो। कैसे उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे आप फर्श है, रोज आप एसिड से फर्श को साफ करेंगे तो क्या होगा, आपका फर्श फेड हो जाएगा। उसी प्रकार रोज आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करेंगे तो आपका दांत क्या होगा, फेड अप हो जाएगा। इसलिए आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट जब तक डॉक्टर ना लिख के दे तब तक आप ना यूज करें, सिंपल टूथपेस्ट यूज करें। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है और क्लोजअप है, ये टूथपेस्ट रिकमेंडेड है प्लेन आप लोगों के लिए। जब आपको कोई तकलीफ होती है तब आप डॉक्टर्स के, डेंटिस्ट के पास जाएं, वो अलग अलग चीज़ों को देख के
उस हिसाब से वो टूथपेस्ट यूज लिखते हैं। बहुत से प्रकार के टूथपेस्ट आते हैं, सेंसिटिविटी के लिए अलग, पेन के लिए अलग, डीके के लिए अलग, वाइटनर के लिए अलग, तो उस हिसाब से वो टूथपेस्ट लिखेंगे तभी आप लीजिए। थैंक यू। नहीं डॉक्टर मोने जल्दी से का बहुत बड़ा रिजल्ट है कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का बंधन। तो अभी यहाँ पे केवल एक ही शब्द कह सकते हैं मोने जी की बातों में, ना दांतों की सीमा है और ना पेस्ट का बंधन। जो आपको पसंद आ जाए वो पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई उम्र नहीं है कि 25 साल वालों को क्लोजअप ही करनी है। पर अब आगे बढ़ेंगे डॉक्टर अनिल के पास में और उनकी दूसरी जो विधा है होलिस्टिक हेल्थ के और होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि दृष्टि से और दृष्टि आंखों में झांकते झांकते लोगों को मन संभालने की बात करने लगे डॉक्टर अनिल। तो समझना चाहूंगा डॉक्टर अनिल के साथ में ये होलिस्टिक मेडिसिन और होलिस्टिक हेल्थ क्या है और आने वाले समय में इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, क्या जरूरत है? होलिस्टिक मेडिसिन, अंडरस्टैंडिंग द पर्सन एज ए होल। हम केवल एक फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड माइंड भी है, इंटेलेक्ट भी है, सोल भी है। लेकिन जब हम डिजीज के ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस की बात करते हैं तो मेडिकल साइंस एक बहुत अच्छी साइंस है, वन ऑफ द बेस्ट साइंस टू डायग्नोस एंड ट्रीट द डिजीज। लेकिन जहां बात आती है प्रिवेंशन की और रिवर्सल की, वहां पर हमें होलिस्टिक मेडिसिन को मेडिकल साइंस के साथ ऐड ऑन करना होगा। होलिस्टिक मेडिसिन मतलब माइंड को समझना, बॉडी को समझना, स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना, लाइफस्टाइल को ऐड करना, डाइट को ऐड करना, वो सारी चीजें जो एक पर्सन को डिजीज पैदा कर सकती हैं, उन सारी चीजों को समझते हुए, चाहे वो उसका एनवायरनमेंट हो, चाहे उसका मेंटल इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे उसकी डाइट हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, वो सारी चीजों को भी मेडिकल साइंस का ऐड ऑन करना ही होलिस्टिक मेडिसिन। 80% डिजीज साइकोसोमेटिक हैं और जो 20% बच गई हैं या 80% के साथ लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और आज हमारा डाइट भी गड़बड़ है, लाइफस्टाइल भी गड़बड़ है, लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल के बियॉन्ड मेंटल डाइट भी बहुत बड़ी चीज गड़बड़ हो रही है। ये हमारे पास दो डाइट लेते हैं हम, एक फिजिकल डाइट जो यहां से लेते हैं और इसमें जाती है, और एक मेंटल डाइट जो यहां से लेते हैं माइंड से और ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर जाती है। तो फिजिकल डाइट, मेंटल डाइट दोनों गड़बड़ हैं। पहली चीज, आज हमने इसको भी डस्टबिन बना दिया है, कुछ भी खा रहे हैं और इसको भी डस्टबिन बना दिया है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहां डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है कि आज के समय में हमें होलिस्टिक मेडिसिन को मेडिकल साइंस के साथ अडॉप्ट करना होगा। हमारे वैदिक विजडम के अंदर बहुत सारी साइंसेज है, जैसे अभी डॉक्टर संस्कृति प्रकृति के बारे में कह रही थी, कितना अच्छा विज्ञान है हमारा आयुर्वेद, जिसमें डाइट और लाइफस्टाइल कंप्लीट बात की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद को भी थोड़ा गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, लड़ रहे हैं मेडिकल डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कह रहे हैं हम डिजीज को ठीक करेंगे। आयुर्वेद तो डिजीज पैदा ही ना हो उस चीज का विज्ञान है, आयुर्वेद तो लाइफ को कैसे जीना है उसका विज्ञान है। तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मेडिकल साइंस के साथ अगर आयुर्वेद हाथ मिलाकर चले तो बहुत अच्छा एक होलिस्टिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर मेडिटेशन का विज्ञान, प्राणायाम का विज्ञान, योग का विज्ञान दिया गया है, जो नाड़ियों का विज्ञान है, उसे लड़ने और प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, बस उसे ऐड ऑन करने की जरूरत है। और मॉडर्न मेडिकल के डॉक्टर्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और आज बहुत सारे मॉडर्न मेडिकल के डॉक्टर होलिस्टिक मेडिसिन को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है डॉक्टर इटसेल्फ कैन बिकम ए मेडिसिन। एक अच्छा डॉक्टर लिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और एक अच्छा डॉक्टर अपने आप में एक मेडिसिन होता है। और जब वो होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ चलता है तो माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल चारों एस्पेक्ट को समझकर पेशेंट को ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्योर सब देता है। यही होलिस्टिक मेडिसिन है। थैंक यू डॉक्टर अनिल। और शायद नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं मेरी बात से सहमत होंगे। WHO की परिभाषा भी शायद यही है कि हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली जो हेल्दी है वही सही मायने में स्वस्थ है। ये हम सब पढ़ते हैं, लेकिन बात वही होती है कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है और जाल में फंसना नहीं चाहिए। वो सारे तोते जाल में फंसे हुए यही रट रहे थे, हम एग्जैक्टली अभी भी करते, सब कुछ हमको पता है। होलिस्टिक क्योर, जैसा डॉक्टर अनिल ने कहा,
जाने की शायद आवश्यकता है। आज का समय है, सारे जो जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो एलोपैथ के डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस के हों, चाहे आयुर्वेद के हों, चाहे नेचुरोपैथी के डॉक्टर हों, चाहे होम्योपैथी के हों, चाहे एक्यूपंक्चर के हों, सबको एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बस एक छोटे से बात के साथ श्लोक करूंगा, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल, तब आपको शायद होलिस्टिक का कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाए। कितने लोगों को दर्द का अनुभव हुआ है, दर्द का एहसास हुआ? कहाँ पे हुआ? जहां चोट लगी थी वहां। उसके बाद जब आपने किसी को बताया कि चोट लगी थी, तब तक तो घाव ठीक हो चुका था, पर उस समय भी आपने अनुभव किया ना, ठीक? तो कहां पे हुआ वो? आपका इमोशन और आपका माइंड काम कर रहा था। यानी दर्द कहां तक गया? एक चोट पैर में लगी, दर्द आपके मन तक पहुंचा, आपके माइंड तक पहुंचा। मगर अचानक आपको साथ आता है कि हम तो 4 दोस्त एक साथ थे यार, एक्सीडेंट तो चारों का हुआ, पैर मेरा ही क्यों टूटा? ये भावनाएं भी आती हैं। तब ये स्पिरिचुअल हो जाता है, तब ये आध्यात्मिक हो जाता है कि कौन से कर्मा थे जो मेरे साथ बुरा हुआ। तो क्या डॉक्टर के साहू हमारे साथ आ चुके हैं? सर प्लीज प्लीज गेट योर सीट। तो ये हो जाता है आध्यात्मिक बात, स्पिरिचुअल की बातें हैं, इसलिए हमें पूरे चीज को बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ेगी होलिस्टिक की। थैंक यू डॉक्टर विथ अस, डॉक्टर गोयल साहब, मनीष जी, डॉक्टर अनिल जी एंड डॉक्टर संस्कृति। मैं आपको मंच को वापस देता हूं मैम को। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर के साहू सर से कि वो प्लीज स्टेज पर आए और अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर करें। प्लीज वेलकम डॉक्टर के साहू, कार्डियोलॉजिस्ट ऑन स्टेज एवरीबॉडी। तो डॉक्टर साहू जी, जो भी चीजें आपने अपने दिल में छुपा रखी है उसको खोल के दिखा देते हैं। तो सौभाग्य है डॉक्टर के साहू हमारे पास आ गए। डॉक्टर साहब, दिल के अंदर जब खोलते तो क्या क्या दिखता है? यहाँ बहुत सारी बातें हो चुकी हेल्थ को लेकर के, लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मनीष जी बोल रहे थे, बोले दांत से खाते हो तो फिर बहुत सारे बैक्टीरिया ना आपके हार्ट तक पहुंच जाते हैं। सही है ना? सर भी मान रहे हैं, इधर अपने अनिल सर भी बोलते हैं कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो हमने दिल में लगा के रखी हुई है बरसों से। तो साहब हमको तो समझ में नहीं आता, हमको केवल इतना एहसास होता है कि दिल में कहीं दर्द हुआ है, और खोलते तो आप हो सर। तो मैं वही पूछ रहा था कि दिल में खोले तो क्या क्या दिखाई दिया सर? मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डॉक्टर कृष्णकांत साहू, कार्डियोथोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जन हूँ, मेडिकल कॉलेज रायपुर में। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट नाम सुना होगा, जो पहले फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट सेंटर होता था, छत्तीसगढ़ का पहला हार्ट सेंटर था वो। और अभी ये मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट में रन होता है। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट नाम सुने होंगे। वहाँ तो मैं छोटी हूँ और लगभग 2017 से मैं वहाँ पे हूँ। और मेरा छत्तीसगढ़ आने का एक ही कारण था कि मैं छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा हार्ट के क्षेत्र में, हार्ट सर्जरी के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ था। इवन गवर्नमेंट सेक्टर है, मैं क्या पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली मैं MBBS और MS मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर से किया हूँ। उसके बाद MCH मैं जयपुर राजस्थान से किया हूँ, क्योंकि MCH की जो सुपर स्पेशलिटी डिग्री वो छत्तीसगढ़ में है नहीं, तो मेरे को बाहर जाना पड़ा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से केरला चले गया, क्योंकि कार्डियक सर्जरी मतलब सर्जिकल ब्रांच में आपको एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा ज़रूरत होता है आपकी, क्योंकि सर्जरी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एकदम मेरे को परफेक्शन चाहिए, उसमें परफेक्शन सर्जरी चाहिए, है ना। आपने 4 बाईपास ग्राफ्ट लगाया, 5वां बाईपास ग्राफ्ट का एक टांगा आपने गलत कर दिया तो मरीज ऑपरेशन टेबल से नहीं उठता। तो परफेक्शन, उस लेवल का परफेक्शन चाहिए रहता। 100 में 100, 100 में 99, 100 में 100 परफेक्शन। तो आप जितना काम करोगे उतना परफेक्शन आएगा। इसलिए मैं फिर केरल चले गया था। केरल में कन्नूर करके एक जगह है नॉर्थ केरला में, वहाँ पे नारायण विद्यालय की एक ब्रांच थी, वहाँ पे लगभग मैंने 6 साल काम किया। इसी बीच मतलब मैं तो वहीं कंटिन्यू करना चाह रहा था, इवन बाहर ही जाना चाह रहा था। इसी बीच ये जो एस्कॉर्ट जो था, उस समय एस्कॉर्ट चलता था मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे मतलब उनका अब लीज लगभग ख़त्म होने वाला था। लगभग 10 साल का लीज था, 15 साल का फिर मिला मेरे को। फिर वहाँ के मैनेजमेंट ने बुलाया कि देखो भाई अभी ज्वाइन कर लोगे तो हम एस्कॉर्ट को खाली कर देंगे, हम गवर्नमेंट में ले आएंगे करके। तो मेरा मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक मन में था कि यार मैं छत्तीसगढ़ आऊँ। और मेन चीज़ था जहाँ से मैंने MBBS MS किया, जिस मेडिकल कॉलेज से, मतलब मेरी माता समान हो गई, समझो, है ना, पेरेंट माता समान। तो उसके लिए कुछ तो दूँ, हमेशा पैसा
बड़ा चीज़ नहीं होता। तो फिर मैं यहाँ आके ज्वाइन किया। मुझे पता था कि वहाँ की सैलरी यहाँ की सैलरी में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता सरकारी सैलरी में। फिर भी जैसे तैसे करके सर्वाइव किया। और आज के समय में वहाँ पे हर सर्जरी होती है मेडिकल कॉलेज में, कार्डियक, थोरेसिक मतलब चेस्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, लंग के कैंसर्स और लंग के जितने भी टीबी और जितने सिस्ट वगैरह होते हैं सारे वहीं होती सर्जरीज़। वस्कुलर सर्जरी, बहुत सारी सर्जरीज़ हमने फर्स्ट टाइम की है पूरे छत्तीसगढ़ में। एओटोफीमोरल बाईपास और जितने भी पैर के जो बाईपास होते हैं ना, जो वस्कुलर सर्जरीज़, वो फर्स्ट टाइम वहीं हुए हैं। इवन चेस्ट की भी सर्जरी बहुत सारे फर्स्ट टाइम वहीं हुए हैं। इवन कार्डियक के भी बहुत सारी सर्जरी है जो अभी तक नहीं हुई थी, वो फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में, जैसे कि हमने बोला सुचरलेस एओर्टिक वाल्व वगैरह लगाना है ना। एफस्टीन एनामली के हमने 5 केस सीरीज टू सीरीज विथ 100% सक्सेस रेट के साथ किया है। ये है मतलब अपनी हम लगे रहे तो धीरे धीरे रिजल्ट आता है और लोगों का साथ भी मिलता गया। अच्छे काम करो तो लोगों को साथ भी मिलता है, हमारे दोस्त हैं और मैनेजमेंट है सारे से। और बेसिकली मैं यदि डिस्कस करना चाहूँ हार्ट से मतलब हार्ट डिजीज़ के बारे में, तो अब जैसे आजकल सुने होंगे कि बहुत ज़्यादा लगता है ना कि 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, बहुत वो ज्वलंत हो रहता है यार 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक कैसे आता होगा। खेल रहा था, अचानक बिल्कुल उसको सकम हो गया, डेथ हो गई। तो बेसिकली वो उसकी जो डेथ के कारण है ना, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है जो हमको एडल्ट को होती है, जो जिनकी नसों में ब्लॉकेज होती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग फॉर दैट चाइल्ड। वो 8 साल के 10 साल के बच्चे को या तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है ना, या तो उनके दिल में छेद होती है, या तो जो जन्मजात जो वाल्व्स वगैरह होती है, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व जो बोलते हैं, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहता। तो या फिर ऐसा रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है हमारे हार्ट में, जो ऐसे नोड से फिर अपन AB नोड में आता है ना, तो जो हार्ट रेट जो चलती है उस सिस्टम में सर्किट में कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो क्या होता है बच्चा और ये चीज़ भी अचानक नहीं होता, बच्चा कभी न कभी कंप्लेन करेगा। यदि थोड़ा बहुत समझदार बच्चा होगा ना, मतलब 5-6 साल के बच्चे तो थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, तो धक 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 लग रहा है या सांस फूल रहा है ऐसा बोलते हैं, तो थोड़ा इग्नोर नहीं करते उसको। तो क्या होता है कि अचानक जैसे खेलने जाते हैं, दौड़ दिया उन्होंने, 100 मीटर दौड़ दिया बच्चा, 10 साल 12 साल का बच्चा, तो या तो उनके वाल सिकुड़े हुए हैं जिससे वो हार्ट रेट, जितना हार्ट बच्चों का हार्ट रेट मतलब 150 160 इवन 180 तक चले जाता है, उस समय उसका BP को सस्टेन नहीं कर पाता छोटा सा वाल। या फिर दूसरा कारण इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब उसके हार्ट रेट इतनी ज़्यादा हो गई 180 के बाद कि वो हार्ट धीरे धीरे उसमें चले गया, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, VT बोलते हैं, वेंटिकुलर टक 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 हार्ट ऐसे बीट करना चालू होता है, उसके बाद सीधा वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होता है, एसिस्टोल हो जाता है, मतलब हार्ट सीधा बंद। तो मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि दैट इज डिफरेंट, क्योंकि बच्चे को लोग को बोलते हैं ना जगह जगह, आप लोग आजकल वीडियो देख रहे होंगे, अरे बच्चे को यार ये मत खिलाओ वो मत खिलाओ, देखो हार्ट अटैक आ गया 4-10 साल की उम्र में, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बड़ों के लिए है वो चीज़। तो वही है, बच्चों और उसमें अंतर है। वैसे ही ये एक होता है, हम लोग मतलब बेसिकली हार्ट डिजीज को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक कंजेनाइटल हो गया जो जन्मजात होती है, कुछ बच्चे मतलब जब पैदा होते हैं ना तब पता चल जाता है कि क्या बीमारी है, शरीर नीला पड़ता है। बोर तो नहीं लग रहा है भाई, बोर तो नहीं लग रहा है ना, ठीक ठीक। तो एक जन्मजात होती है, दूसरा होती है एक्वायर्ड, मतलब जिसमें बाद में रूमेटिक हार्ट डिजीज नाम सुना होगा, बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन से, स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन, जैसे वो दांत वाला बताया ना हाइजीन, उससे भी होता है। तो वो स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन से वाल धीरे धीरे खराब होती, वाल खराब होना चालू होता है 10 साल की उम्र में, और एक्चुअल जो उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं ना वो 20-25 साल में, एवरेज एज है 20 से 25 साल, उस समय वाल पूरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, कैल्सीफाई हो जाता है, उसके कारण धीरे धीरे सांस फूलना चालू होता है, धक 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 करना चालू होता है, जरा भी दौड़ो, वो हो गई एक्वायर्ड वाल के कारण। और जो बड़ों में होता है जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, वो होता है जो हमारी हार्ट होती है उसमें 3 बेसिक आर्टरीज होती, कोरोनरी आर्टरीज है ना, राइट लेफ्ट को फिर 2 डिवाइड करते हैं, तो टोटल मिला के 3। इनमें से कोई भी आर्टरी यदि ब्लॉक हो जाती है किसी भी कारण से, तो पहले शुरू में ना चेस्ट पेन होता है, थोड़ा थोड़ा यदि क्या बोलते हैं काम करने से धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती है, जो धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती है ना तो 50%, 60%, 70%, तो 70% तक हार्ट आराम से सह लेता है। वो तभी दर्द होता है जब अब आप एकदम स्ट्रेनस वर्क कर रहे हो, हार्ट रेट बढ़ गया या वर्कलोड बढ़ गया वार्ड का, तब वो चेस्ट पेन होगा।
और मतलब वो भी कभी कभी सिम्टम देता है। दूसरा होता है एक सडन ऑक्लूजन होता है किसमें, आर्टरीज में, जो यंगस्टर्स में होता है। या तो आपके ब्लड अचानक गाढ़ा हो गया है ना। ब्लड गाढ़ा दो कारण से होते हैं, या तो स्मोकिंग, टोबैको, या फिर वो जन्मजात जो फैमिलियल जो हाइपर कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर होती है ना, उसके कारण होता है। ये 3-4 चीज़ होते हैं, तो जिसके कारण जिनमें सडन होता है ना जो यंगस्टर, उसमें बचने के चांस कम होते हैं, क्योंकि उनके कोलेट्रल्स नहीं बने होते कोरोनरी आर्टरीज में। और आपने बुजुर्गों को देखा होगा 60-65 साल वालों को, सारी नसें ब्लॉक रहेगी, फिर भी यार हमको तो दर्द ही नहीं होता यार, आज तक पता नहीं चला। आपने ये सुना होगा। वो इसके कारण है कि वो कोलेट्रल बन जाते हैं, धीरे 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 करके ब्लॉक हो रहे, कोलेट्रल बन गया। तो यही अंतर है। अब बस बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है आजकल थोड़ा सा अर्ली एज में इसलिए दिख रहा है कि थोड़ा सा लोगों को खान पान के जो तौर तरीके हैं बदले हैं। आपने देखा होगा पहले रायपुर शहर में 10 या 12 रेस्टोरेंट रहा होगा गिने चुने, आज 1200। वैसे ही 1200 हॉस्पिटल भी बन गए हैं बगल में, है ना। उतने उसी स्पीड में हॉस्पिटल भी बनते हैं, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही उसके लिए। हैं? हाँ, वो आजकल वो हो गया ना होम डिलीवरी, तो इसलिए तो वही है। और बेसिकली बचने के वही उपाय हैं आपके जो एडल्ट वाले हैं। कंजेनाइटल का तो वही है कि आप बचपन में जरा भी सिम्टम दिखे बच्चों का चेक करवाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में लगा कि बच्चा बार बार जैसे बोलता है मुझे धक 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 लगता है, धक धक, डोंट इग्नोर, एक बार चेक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अचानक सडन कार्डियक फेल वीटी अरेस्ट होता है, वो फिर वो संभलता नहीं है ना। वो एक ही चीज़ से संभलता है, डिफेब बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, अब मेडिकल का वो तो लगा ही है ना, डिफिब्रिलेटर। वो रामबाण है डिफिब्रिलेटर, बहुत सारा बचाने के लोगों को। इवन जिम में भी रामबाण होता है वो चीज़। यदि लोग समझदार हैं, यदि रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मतलब एक वही चीज़ है जो जान बचा सकती है उस समय। और तीसरा है कि अब कोरोना आर्टरी डिजीज़ को बताने हर कोई जानता है कि फिजिकली एक्टिव होना है, वो जो अपने जितने भी हो सके ऑयल वाइल और जो सैचुरेटेड फैट है उसको कम करना है। तीसरा निश्चिंत होना है। अब निश्चिंत कैसे होना हो, तो यार दुनिया में कोई भी आज चिंता मुक्त तो हो ही नहीं सकता है ना। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको अनिल ने बता ही दिया होगा कैसे अपने आप को मुक्त रखना है चिंता से। सीरोटोनिन लेवल जो अपने जो हार्मोन्स रहते हैं ना, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अपने आप खुद ही बढ़ते हैं। इवन मैं सर्जन में सर्जरी कर समय मेरा भी 100-fold ज़्यादा रहता होगा। वो भले मैं दे रहा हूँ भाषण, लेकिन सर्जरी करते समय मेरा भी रहता होगा बीपी ज़्यादा। सब डॉक्टर आके बोलते हैं लाइफ स्टाइल बदल लो, टेंशन मुक्त रहो। अब चलो हम डॉक्टर से एक करके पूछेंगे आप लोग अपने लाइफ स्टाइल बताने के लिए क्या क्या। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये मैसेज किया होगा ना कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं ना एक बेसिक चीज़ है, मैं सरकारी में इसलिए काम करता हूँ, मैं अपने लिए समय रखता हूँ, है ना। मैं वहाँ से निकल के मैं प्राइवेट में नहीं दौड़ता कि मैं दूसरी सर्जरी करने और जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी, वहाँ से निकलता हूँ, दूसरी तीसरी सब केस रेडी रहते हैं। मैं अपने लिए समय रखता हूँ। मैं शाम को खेलने कूदने की कोशिश करता हूँ। स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, स्केटिंग वगैरह करता हूँ मैं। आप देखे होंगे गली वाली में कभी कभी घूमते घामते दिख जाता हूँ चक्के वाले पैर में ठीक है, वो करता हूँ अपने आप को। और बच्चों के साथ खेलना सबसे मेन चीज़। बच्चों के साथ खेलो तो आप बहुत टेंशन फ्री रहोगे। और वही काम करो जो आपको अच्छा लगता है। आपको डांस करना अच्छा लगता है ना, घर ही में कर लो, है ना। दोस्तों के साथ अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम लो, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और पैसे के लिए न भगो, सबसे मेन चीज़ है पैसे के लिए न भगो, क्योंकि आप अभी भाग रहे हो ना, जब पैसा आएगा तो आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाओगे बेसिकली, बहुत बढ़िया है ना। आप बहुत लोग को देखेंगे बहुत ज़िंदगी भर कमाते हैं, जब उसको यूज़ करने का समय आते हैं ना, या तो बाईपास हो जाया रहता है या तो और कुछ हो जाया रहता है, साला कुछ कर ही नहीं पाता वो, कि उनके बेटे और बच्चे लोग खाते रहते हैं उस पैसे को। अरे हमारे बाप ने बहुत कमाया यार, हाँ, बस अपनी ज़िंदगी चले जाते हैं। बहुत बढ़िया बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस है। आप उतना कमाओ जितना आप उपयोग कर सको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर के साहू के लिए तालियां हो जाए प्लीज। मैं सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर के साहू टू प्लीज बी ऑन द स्टेज एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम टू फेलिसिटेट हिम। Anil Gupta, please be on the stage.